एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश के नाम को लेकर, इंडिया और भारत के लिए जो राजनीति की जा रही है ये कितनी सही है, और इसी के साथ देश में वन नेशन वन इलेक्शन का नया बिल जो केंद्र सरकार लेकर आने वाली है, जिसको लेकर के 18 से 22 सितंबर तक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में बुलाया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पानाचंद जैन। जस्टिस पानाचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। जस्टिस पानाचंद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश में इस समय एक बहस छिड़ी हुई है इंडिया बनाम भारत नाम को लेकर के, और ये मौका भी इस समय आया है जब कहीं न कहीं G20 की बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसके मेहमानों को इन्विटेशन के लिए कहीं के राष्ट्रपति महोदय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसको आप कैसे देखते हैं और इस पर राजनीति करना कितना सही है? देखिएगा, इस संबंध में संविधान में जो लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ये यहां से जो है ये लड़ाई शुरू होती है। नाम ये है इसका, यानी इसको आप इंडिया या इसको भारत कहें, तो इंडिया शब्द और भारत शब्द ये नाउन है। नाउन में भाषा का परिवर्तन नहीं हो सकता जी। अगर मान लीजिए कोई लाल बहादुर है तो उसको रेड बहादुर थोड़ी कह देंगे जी। वी कैन चेंज इट, नाउन है। इसलिए ये जो है ये प्रारंभ से ही गलत है, और इस संबंध में जो है एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी कि भारत का जो नाम इंडिया है ये गलत है जी। क्योंकि इंडिया का कोई साहित्य नहीं है, इंडिया का कोई इतिहास नहीं है, इंडिया की कोई संस्कृति नहीं है। अगर संस्कृति है तो भारत की है जी। भारत नाम जो है ये बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना है। और ये जो है जैनियों के जो 24वें तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत के नाम से जो है भरत पड़ा है। अधिकांश जो है जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जो सब में जो है इस शब्द का प्रयोग भारत किया गया है, इस देश के लिए भारत किया गया है। और समय समय पर जो है इस देश का नाम अलग अलग नाम रहे हैं, जम्मू द्वीप रहा, आर्यावर्त रहा, न जाने क्या क्या कौन कौन से नाम रखे, 16 नाम जो है इसके मिलते हैं। तो ये नाम जो है परिवर्तन करने का सवाल है, तो इसको लेकर रिट याचिका पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि भाई देखो, ये संविधान में परिवर्तन करने का सवाल है जी, संशोधन करने का सवाल है, इसलिए ये संशोधन तो आप जो है करने के लिए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन करो जी। तो उस पिटिशनर ने जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन किया। अब देखिएगा वो प्रेजेंट हुआ, और वो रिप्रेजेंटेशन आज भी पड़ा होगा, उसमें यही है कि भाई आपसे विनती है कि आप इसको जो है ठीक करो जी। तो ये इसका इतिहास है, इसमें चेंज करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जितने भी ट्रांसलेशंस मिलते हैं सब में संविधान में, जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत जी। अंग्रेजी से हिंदी में नाम परिवर्तन करने पर क्या होगा, भारत तो हो नहीं सकता था, इंडिया ही रखना चाहिए था। तो 2 नाम हो गए, किसी कंट्री के 2 नाम नहीं हो सकते। तो ये ऐसी बातें हैं कि जिन पर अब जहां तक ये कोइंसाइड करने का सवाल है, ये तो खैर अपने आप कोइंसाइड हो गया है। इसमें किसी का जो है बौद्धिक रूप से देखें या इंटेंशन के रूप से देखें, बायसनेस से देखें, किसी ने कोई जानबूझ के नहीं किया है। ये तो ऑटोमेटिकली जो उन्होंने एक बड़ा नाम लिखा, उस बड़े नाम को जो है वो करके जो है उसको इंडिया कर दिया। वो इंडिया और उस इंडिया में जो कहते हैं वो बहुत फर्क है, और उसको फर्क देख के ही ये करना चाहिए कि ये पिटीशन सरकार डिसाइड कर दे जी। जस्टिस पानाचंद जी, अब एक सवाल और आता है कि अक्सर हम देखते हैं पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन जो बुलाया जाता है, वो बुलाया जाता है कहीं न कहीं लोगों की भावनाओं को लेकर के, या लोगों की प्रति एक ये कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण कदम उठाना है, तो उस कंडीशन में बुलाया जाता है।
लेकिन इस बार का पार्लियामेंट सेशन जो नया बुलाया जा रहा है, स्पेशल सेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो इस वजह से बुलाया जा रहा है कि देश में वन नेशन वन कानून का जो लॉ है वो बिल पारित हो सके और उस पर नया कानून बनाया जा सके। इस कदम को आप कैसे देखते हो? और इसी के साथ मेरा एक और सवाल है कि क्या इसके कानून के बन जाने से देश में जो वर्तमान जो स्थिति में मौजूदा, क्या उसमें कुछ इम्पैक्ट भी दिखाई देगा? देखिएगा, सन 1950 में जब संविधान आया जी। तो पहला इलेक्शन हुआ था 51-52 में, 57 में हुआ, 62 में हुआ और 67 में हुआ। 67 के चुनाव के समय ये देखा गया कि भाई ये जो है ना, जो 5 साल का गैप था हर एक चुनाव में जी। और विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव साथ साथ होते। मैंने खुद भी जो है 52 से लेके और आज तक के सब चुनाव में भाग लिया है जी। तो उसमें तो तो ये जो है ये चुनाव साथ साथ होते थे। तो गवर्नमेंट ने और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने इस संबंध में थोड़ी सी जो है ये छेड़ी कि भाई ये गलत है जी, इसको ठीक करा जाए। फिर जो है फिर इसमें जो है उन्होंने कहा कि भाई चलो नीति आयोग को दे दो। नीति आयोग ने जो है इस संबंध में स्टडी की और स्टडी करके सजेशन दिया कि ये मामला जो है संविधान में संशोधन करने का है जी। इसलिए संविधान में संशोधन किया जाए और साथ का साथ जो इलेक्शन का जो कानून है जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स कहते हैं जी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें भी परिवर्तन होगा। अब इसकी वजह से जो है ये चल रहा है जब से कि न जाने कितने समय तो जो है 3 तो समितियां पहले जो है अपॉइंट हो चुकी हैं जिन्होंने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं दी और नीति आयोग है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, पुराने जो है वाजपेयी जी हैं जी, प्राइम मिनिस्टर अपने, तो कई लोगों ने लडवानी है, इन सब लोगों ने जो है इसका समर्थन किया है कि वास्तव में जो है इससे बड़ा समय नष्ट होता है और बहुत धन का वेस्ट होता है, इसलिए इसे खत्म किया जाए। सब लोगों ने जो है इस संबंध में इसका समर्थन किया है, इसका विरोध करने वाला कोई भी नहीं है जी। जैसे पांच जी आपकी बात तो थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ इसको और क्लियरिफिकेशन करने के लिए कि अगर मान लो ये कानून बन जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है केंद्र सरकार को उसका परफेक्ट या कहें ये कहें कि पूर्ण तरीके से बहुमत चाहिए, उतना बहुमत है उनके पास में, लेकिन क्या इसमें राज्यों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा? तो कहीं ना कहीं राज्यों में अलग अलग सरकार हैं जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, बड़ी पार्टियां भी हैं, तो इसमें क्या इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, आपने सही प्रश्न किया है। जो संविधान में है आर्टिकल 368 है जी। उसमें संविधान में अमेंडमेंट कैसे किया जाए इसकी पद्धति दे रखी है जी। और उसमें यह है कि दोनों सदनों में जो चुनाव होंगे, इलेक्शन होगा, वो मेजोरिटी से होना चाहिए और जो विधानसभाएं हैं उनका जो है 2/3 से जो है वो होना चाहिए। तो ये सारा उसमें प्रक्रिया दे रखी है। प्रक्रिया बड़ी जटिल है लेकिन इस प्रक्रिया से ही आज तक जो है अमेंडमेंट होते आए हैं, तो अमेंडमेंट करने का तो तरीका ही है जी। जस्टिस पानाथ सिंह जी बहुत से जानकार या फिर ये कहेंगे जो चुनाव विश्लेषक हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन के पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन भी आ गए और लोग भी आ गए, उनका ये मानना है कि एक चरण में तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे में क्या 2 चरणों में होगा? क्योंकि बहुत सी बार हमने संसद सत्र हो गया या विधानसभा हो गए भंग होते हुए देखे, सरकारों का गिरना होता है या सरकार बदलना होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा आगे? देखिए, लॉ कमीशन ने भी जो है, जो लास्ट लॉ कमीशन है उसने भी जो है ये संकेत दिया है कि 2 चरणों में इसे कराया जाए। इतना बड़ा वर्क है, ये बड़ा वर्क होगा नहीं, क्योंकि इस बड़े वर्क के साथ तो उन्होंने ये ले लिया है कि एक देश एक चुनाव ही नहीं जी। ये जो है पंचायत में भी हो, म्यूनिसिपैलिटी में भी हो, सारे इलेक्शन की जो है ये जो वोटर्स लिस्ट है वो बने और एक बात इसमें जो है इतनी सारी चीजें जो वो चाहते हैं, एक आइडेंटिटी हो जिसकी वजह से जो है मतदाता जो है इसका पार्टिसिपेट कर सके जी। तो ये तो इस तरह की चीजें हैं कि जिसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए और आगे बढ़ना है, लेकिन 2 चरण में हो सकता है। एक सजेशन आया था, वो सजेशन था कि भाई 2.5 साल का पीरियड ज्यादा निकल गया हो जी, 2.5 साल का पीरियड,
तो उस पीरियड में तो जो है अभी जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, जी तो उसमें 14 राज्यों के साथ जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन करा लिए, जी और जहां पर 2.5 साल से कम का पीरियड रह गया है उसे दूसरे चरण में करा लिया जाए। जी तो इसमें आसानी होगी, क्योंकि देखिए खर्चा 2014 का जी एक प्रश्न पूछा था इसमें लॉ कमीशन से जी कि साहब हमें मतलब खर्चे पर कैसे असर पड़ेगा। जी तो उनने ही दिया था कि भाई जो चुनाव हो रहे हैं ये 2014 की बात है, आज तो 24 से 10 साल में तो बहुत फर्क पड़ गया, तो 30,000 करोड़ का खर्चा है। जी लेकिन अगर साथ साथ होते हैं 690 करोड़ रुपए का खर्चा है, इतने खर्चे की डिफरेंस है। जी। लेकिन जस्टिस महाचंद जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह आता है कि अगर एक साथ इतने राज्यों का और पार्लियामेंट का चुनाव अगर होना है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास में, या फिर जितनी जो पुलिस बल सेवा जो है, तो क्या ये सब चीजें इतनी इजी गोइंग पॉसिबिलिटी हो पाएगी जितना हम सोचते हैं, जितना बात कर रहे हैं इतना? नहीं सर, ये तो देखिए जहां से अपन ने बैलेट बॉक्स को जो है दूसरे बैलेट बॉक्स से चेंज किया, उसमें भी इतना खर्चा हुआ। ये तो देखिएगा इतना बड़ा देश है और समर्थवान लोग हैं, शासन में भी इस समय बैठे हुए हैं, समर्थवान है, किसी भी डिफिकल्टी को जो है हमारा देश जो आज इतना आगे बढ़ गया है, किसी भी चुनौती को जो है स्वीकार कर सकता है, असंभव को भी संभव बना सकता है। चांद पर अपन ने भेज दिया, तो हमारी जो है मेहनत में या हमारे यश में तो किसी प्रकार की कमी नहीं है, किया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं। जस्टिस पांचन जी, अब मैं आ जाता हूँ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, जिसमें कहीं ना कहीं सीजीआई इन्वॉल्वमेंट था, प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट था, और 7 नेता प्रतिपक्ष थे लोकसभा के। लेकिन अब इसको बदल करके वहां पर लोकसभा स्पीकर, सॉरी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री, और उसके बाद में सीजे का रोल था उसको हटा करके वहां पर कहीं ना कहीं जो कानून मंत्री हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रखा गया है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब सरकार ही इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करेगा, तो पारदर्शिता कहां से रहेगी? नहीं, ये तो सही है। देखिएगा, ये जहां तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, और एक बार जो है जब संविधान के अनुसार अपन जो कानून बनाया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, इसमें ये प्रोविजन दे दिया गया, तो उसको चेंज करना एक प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद को जो है नीचे गिराना, ये अच्छे दृष्टिकोण नहीं है, ये करना नहीं चाहिए था जी। इसे करने से जो है जो एक छवि है कोर्ट की कि भाई कोर्ट निष्पक्ष है, कोर्ट तो सबसे ऊंचा है, कोर्ट सबको समान समझता है, और ये प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस हैं ये बहुत ही समझदार हैं, बड़े निष्पक्ष हैं, चेतना जागृत है इनकी, इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है। तो ये इनको हटाने के लिए कोई न कोई प्रयत्न मालूम पड़ता है जी, किसी न किसी का इसमें जो है कोई हाथ है जो, तो इस प्रकार से जो है ये इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए जी। जस्टिस पानाचंद जी, अगर मैं जुडिशरी की बात करूं, तो भारत की जुडिशरी के लिए एक बात कही जाती है कि भारत की जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं कछुए की चाल से चलती है, क्योंकि कहीं के जजों के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के भी तरह तरह कॉलेजेस को भी हमने देखा सवाल उठते रहे हैं, और खासकर जब अगर हम बेसिकली अगर पॉइंट की बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि द जस्टिस डिले द जस्टिस डिनाई। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कहीं के जजों की जो नियुक्ति है उसको उसमें तेजी लाने की जरूरत है, जिससे कि लोगों को समय पर न्याय मिले? नहीं, ये तो बात ठीक है साहब। देखिएगा, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये बात तो ठीक है। अब विलंब से अगर न्याय दिया है तो न्याय क्या है जी, कुछ भी नहीं है। छोटी सी घटना एक रामायण की आपने देखी होगी जी, कि जब जो ध्रुवन जो है अपने पति के मामले में जो है करके रात को 12 बजे जाकर रात में राम का जो घंटा था उसे बजाया, और जो चौकीदार थे उन्होंने राम को जगाया। तो ये विलंब देखिएगा, इस विलंब ने जो है सारा का सारा इतिहास बदल दिया जी। तो विलंब से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये तो काफी सुधार की आवश्यकता है, संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, कोर्ट्स बनाने की आवश्यकता है,
जो इनका क्रिमिनल जो सिस्टम है इसको चेंज करने की आवश्यकता है। अभी तो जो है देखेगा सरकार पहला कदम तो उठा रही है, सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में नए आ रहे हैं, नए कानून आने चाहिए। सॉरी। तो ये जो है नए कानून की छाया में जो है अब बहुत सारी चीजें चेंज आएंगी जी, चेंज आना चाहिए। जैसे बेल का सिद्धांत है जी, बेल जो है बेल हर केस में मिलना चाहिए, एक्सेप्शनल केसेस में बेल मत। तो आज जितना भी जो करप्शन जो है बेल के लिए होता है वो बहुत कम हो सकता है। जस्टिस पानासर जी, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दायर की गई थी मुंबई हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने एक बात का वर्णन किया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं उन पर 2 साल तक प्रतिबंध लगा दिया जाए किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए। तो उस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये हम उनके विवेक पर छोड़ते हैं। इस याचिका पर आप क्या कहेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रतिबंध तो लगाना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि देखिएगा जनरली ये हुआ कि अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट का क्रम जो है ना रिटायरमेंट से पहले शुरू हो जाता है जी। यानी कई मैं उदाहरण दे सकता हूँ लेकिन देना ठीक नहीं है जी, कि जिसमें जो है अपॉइंटमेंट एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट जो है ना, उनके जिस रोज रिटायर हुए उसके 2 दिन बाद ही मिल गया उनको जी। अब कैसे क्या कहोगे आप इसको? पहले से तैयारी बैठे हैं, पहले से लोग जो है आज इसमें आए हुए हैं जी। तो ये तो बात सही नहीं है, ठीक है। जस्टिस पानासर जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जो एसटी/एससी की फर्जी डिग्री लेकर के जिन्होंने नौकरी हासिल करी सरकारी, ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई हो सकती है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं आरक्षण का जो एक सिस्टम चला आ रहा है, ऐसे में ओबीसी वर्ग हो गए या जनरल वर्ग जो भी हो गए, वो अपनी खुद की बीजी अगर हम बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो उनके ओबीसी या जनरल में होंगे, बट अगर जॉब की बात करें तो वहां सर्टिफिकेट जो लगाया गया वो उनका एसटी/एससी कैटेगरी का होगा। बेसिकली तो फ्रॉड है। फ्रॉड के संबंध में जो है, जो अपना आज का जो कानून है, जो कॉमन लॉ है, ये इसके हिसाब से जो है उनके खिलाफ मुकदमा होने चाहिए, या एक स्पेशल कैटेगरी का जो है ये इसमें आईपीसी में जो है सेक्शन रखना चाहिए जिसमें इसको अपराध को जो है बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए जी। तो इसमें मैं आपसे एक और कमेंट लूंगा कि क्या आपको लगता है कि ऐसे जो लोग हैं उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई की जाती है या कार्रवाई होती है तो इनको अपनी जॉब से भी हटाया जाना चाहिए, पर साथ में जब तक इन्होंने जॉब किया है उसका जो कंपनसेशन या फिर जो सैलरी उनको मिली है वो उनको रिफंड भी लेनी चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी राजस्व का भी तो नुकसान है इसमें। नहीं होना चाहिए, ये है, इसमें तो कोई बात नहीं। अगर जो आदमी किसी पद पर रह रहा है और उसको कोई अधिकार नहीं है तो अमाउंट कैन बी रिफंडेड, क्लेम किया जा सकता है। जैसे 5 मिनट आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।